नमस्कार। मैं डॉक्टर विधि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत के इतिहास के यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक 1857 का विद्रोह डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस में 1857 के विद्रोह के कारण, परिणाम, स्वरूप और महत्व को डिस्क्राइब किया गया है। हमको ये सब कुछ पढ़ना है। इस वीडियो में हम विद्रोह के कारणों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और 1757 से 1857 के विद्रोह के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने शासनकाल के 100 वर्ष पूरे कर लिए। भारत में ब्रिटिश शासन के इन पहले 100 वर्षों में ऐसा नहीं है कि कभी कोई विद्रोह नहीं हुआ होगा, ब्रिटिश शासन का किसी तरह का विरोध नहीं हुआ होगा। कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौतियां मिली, जिनमें कई असैनिक उपद्रव और कई स्थानीय बगावतें शामिल थी। किंतु ये जो विद्रोह हुए, ये विद्रोह प्राय व्यक्तिगत शिकायतों के कारण हुए। एक और अंग्रेजी प्रशासन द्वारा विस्थापित शासकों तथा सामंतों ने अपनी प्रजा या सैनिकों की सहायता से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास किया। वहीं सरकार के विरुद्ध किसानों का असंतोष उनकी भू राजस्व नीति के कारण था, जिनमें बिचौलियों ने आदिवासियों का शोषण किया। अर्थात ये है, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि 1857 के विद्रोह से पहले जो विद्रोह हुए हैं, वो विद्रोह व्यक्तिगत शिकायतों के कारण हुए थे। कभी किसानों की व्यक्तिगत शिकायतें थीं, कभी विस्थापित शासकों की व्यक्तिगत शिकायतें थीं, कभी सामंतों की व्यक्तिगत शिकायतें थीं। और ये जो असंतोष की भावना व्यक्तिगत रूप से फूट रही थी, इसके बारे में ब्रिटिश शासक वर्ग को पूर्वाभास भी हो चुका था। इसीलिए 1857 के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि स्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। ये कैनिंग का कथन है। कैनिंग 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्हें इस प्रकार के विद्रोह की आशंका थी। 1857 के विद्रोह के फूटने से पहले भारत में कई स्थानीय विद्रोह हुए थे, जिनका जिक्र करना यहाँ उल्लेखनीय होगा, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह की चीज़ों पर MCQs पूछ लिए जाते हैं। जैसे 1764 में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गए थे। 1806 ईस्वी में बेल्लौर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों द्वारा अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण विद्रोह करके मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। इसी तरह से 1842 में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारतीय सेना की 47वीं इन्फेंट्री पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाही उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर चुके थे। इसी तरह से 1825 में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हुआ था। 1844 में 34वीं NI तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया था।
इसी तरह से 1849 और 50 में 1849-50 में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट विद्रोह पर उतर आई थी। तो इस पृष्ठभूमि में अब हम 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा करेंगे। विद्रोह के कारणों को हम कई हेड्स में, कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। अंग्रेजी और भारतीय विद्वानों में से अधिकांश विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतों और चर्बी युक्त कारतूस को मानते हैं, लेकिन आधुनिक शोधों से यह बात लगभग सिद्ध ही हो चुकी है कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बी युक्त कारतूस को एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। हालांकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। इस विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी तरह के कारण जिम्मेदार थे। राजनीतिक कारणों की हम अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत, उसकी लैप्स की नीति, और वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत नीति द्वारा जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया था। साथ ही साथ अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया, भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली। ये सब कारण संपूर्ण भारत में व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त थे। उसने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली थीं। मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नज़र देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना आदि परंपरा को डलहौजी ने समाप्त कर दिया। साथ ही साथ मुगल बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया। मुगल बादशाह क्योंकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसके अपमान में जनता ने अपना अपमान अनुभव किया और विद्रोह के लिए मजबूर हुई। राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। प्रशासनिक कारणों में हम देखते हैं कि प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की जो भागीदारी थी वह जातिगत भेदभाव पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया। इधर कंपनी की भूराजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया था। बंबई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपनी सिफारिशों के आधार पर लगभग 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया था। तो ये स्वाभाविक ही बात है, जिन जागीरदारों की जागीरें जब्त कर ली गईं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह ही करेंगे। इसी तरह से स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और फिर महलवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ और वे निर्धनता के कुचक्र में फंस गए। इन सब कारणों ने मिलकर समाज के विभिन्न तबकों को, जागीरदारों को, किसानों को और पढ़ लिख जाने वाले भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाया। अगर 1857 के विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारणों की हम चर्चा करें तो अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध किया। अब आप देखिए, सती प्रथा निषेध कार्य का जो अधिनियम था, जो कि सर विलियम बेंटिक लेकर आए थे राजा राम मोहन राय के आग्रह पर,
आप उस काल की पृष्ठभूमि की कल्पना करने का प्रयास कीजिए जब ये प्रथाएं भारतीय, भले ही प्रथाएं नकारात्मक थीं और ये सामाजिक बुराइयां थीं जिन्हें दूर होना ही चाहिए था, लेकिन जो अंग्रेजी प्रशासन का जो सुधारवादी उत्साह था, उस युग में किसी हिंदू सामाजिक प्रथा को ब्रिटिश शासकों द्वारा निषेध किया जाना एक बहुत बड़ी घटना थी और इस घटना की प्रतिक्रिया रूढ़िवादी समाज में होनी ही थी। इसके अलावा ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी सरकार ने पर्याप्त सुविधाएं दी थी। 1856 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी माना गया और साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधाएं प्रदान की गई। इसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता संस्कृति को पिछड़ा हुआ मानते थे, भारतीय धर्म को पिछड़ा हुआ मानते थे और वे वाइट मैन्स बर्डन की विचारधारा के तहत इसे अपना नैतिक उत्तरदायित्व मानते थे कि वे यहाँ पर ईसाईयत का प्रचार करके इस देश को सभ्य बनाएं। और इसलिए ही व्यापारियों के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचारक भी भारत में आने लगे और उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान की गई और धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया गया। हिंदू धर्म कहता है कि अगर आप हिंदू धर्म का परित्याग करते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि अंग्रेज अब शासक थे इसलिए उन्होंने 1856 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम बनाया, जिसके तहत अगर आप धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन जाते हैं तो भी आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिलेगी। अगर आपका परिवार आपको वो नहीं देता तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। और साथ ही साथ ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को कई सारे इंसेंटिव्स दिए गए, जैसे कि नौकरी में पदोन्नतियाँ, स्कूल्स कॉलेजेस में प्रवेश की सुविधा। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी घटना थी जिसकी प्रतिक्रिया रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा होनी ही थी और इस तरह की चीज़ों ने भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया। इसी तरह से 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष थे मैंगल्स। उन्होंने 1857 में ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा था कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेज़ों को ईसा मसीह की विजय पताका को एक छोर से दूसरे छोर तक फहराने के लिए दिया है। प्रत्येक अंग्रेज़ को अपनी पूरी शक्ति को इस कार्य में लगा देना चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बनाया जा सके। अगर मैंगल्स 1857 में ब्रिटिश संसद में ऐसा बोलते हैं तो इसका प्रचार, इसकी खबर भारत में भी छपी और प्रबुद्ध भारतीयों ने इन्हें पढ़ा और बात नीचे भी कुछ लोगों तक, और इस बात का प्रसार हुआ ही होगा। अगर आपका शासक वर्ग इस तरह की बात करता है कि उनका उद्देश्य सारे भारत को ईसाई बनाने का है, तो भारतीय हिंदू, मुसलमान, सिखों में, अन्य धर्म के लोगों में डर की भावना और विद्रोह की भावना दोनों पनपेंगी। यह स्वाभाविक है। अब हम बात करें आर्थिक कारणों की, तो आर्थिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। प्लासी की लूट के बाद भारत का निरंतर शोषण होता जा रहा था, जो कि जनसंतोष का महत्वपूर्ण कारण था। आर्थिक शोषण और उसके फलस्वरूप
पारंपरिक आर्थिक ढांचे का पूरी तरह से विनाश, किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पकारों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों को दरिद्र बना दिया गया। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां, कानून और प्रशासन की प्रणालियों ने बड़ी संख्या में किसानों और जमींदारों को भूमि के अपने अधिकार से अलग कर दिया। जमींदारों और किसानों का उत्पीड़न, उनसे बड़ी मात्रा में धन की उगाही आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने असंतोष को जन्म दिया, फलस्वरूप विद्रोह की भूमिका बनाई। अब हम चर्चा करेंगे विद्रोह के सैनिक कारणों की। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में से अधिकांश कनिष्ठ अफसर थे जिन्हें पदोन्नति का कोई फायदा नहीं दिया जाता था। पदोन्नति से वंचित, वेतन की न्यून मात्रा और भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा भी जाना और समुद्र पार भत्ता भी न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और वे विद्रोह के लिए विवश हो गए। ठीक है, तो सैनिक कारण क्या क्या थे? एक तो भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर का कोई पद पा नहीं सकते थे, चाहे वो कितनी ही साहस और वीरता का प्रदर्शन करें। दूसरी बात, उनकी वेतन अंग्रेज सैनिकों और अधिकारियों की तुलना में कम होते थे। तीसरी बात, उन्हें जबरन विदेशों में युद्ध करने के लिए भेजा जाता था और समुद्र पारीय यात्रा करना भारत में धर्म विरुद्ध था। और उसके अलावा ज़बरदस्ती भेज भी दिया जाता था। बेचारे सैनिक वापस आकर जब अपने घर जाते थे उन्हें धर्मच्युत कर दिया जाता था, जात बाहर कर दिया जाता था। उनके परिवारों को बहुत सारी सामाजिक निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ता था, जो कि उनके लिए बहुत कष्टकर होता था। और इस पर सरकार उन्हें समुद्र पारीय भत्ता भी नहीं देती थी। इन सब कारणों से, इस सब शोषण से भारतीय सैनिक असंतुष्ट थे और वो विद्रोह के लिए विवश हुए। और इस सारी पृष्ठभूमि में एक तात्कालिक कारण उत्पन्न हुआ जिसने कि विद्रोह की अग्नि को भड़का दिया, और यह तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ऐसे समय में जबकि कई सारे कारणों से भारत की जनता, किसान, जमींदार और सैनिक अंग्रेज शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे, उसी समय कैनिंग की 2 घोषणाओं ने आग में घी डालने का काम कर दिया। ये कौन सी 2 घोषणाएं थी? पहली घोषणा थी कि सेना में नए रंग रूटों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया है, भारतीय धर्मों में उस समय समुद्र पारीय यात्राएं करना धर्म विरुद्ध था। और दूसरी जो घोषणा थी वो ये थी कि सैनिकों को एक ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। वस्तुतः कैनिंग सरकार ने 1857 में भारतीय सेना के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। पहले कौन सी पिस्तौल यूज़ करते थे, कौन सी बंदूक इस्तेमाल की जाती थी? ब्राउन बैस। और 1857 में नई घोषणा हुई जिसके हिसाब से नई राइफल्स आई, एनफील्ड राइफल्स। और ये जो एनफील्ड राइफल्स थी, इनमें कारतूस को लगाने के से पहले उसे दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस पर गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर की चर्बी से मुसलमानों को परेशानी थी। इसके प्रयोग के लिए बाध्य किए जाने पर हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक भड़क उठे और परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को
बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर जिले का रहने वाला था और वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की इन्फेंट्री पैदल सेना का जवान था। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में पूछे जाने के संदर्भ में कि मंगल पांडे कौन था, चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ पहली घटना कब कहाँ घटी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी, बैरकपुर कहाँ पर है, बंगाल में, बैरकपुर की छावनी में पैदल सेना के जवान मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। इसके बाद पहला सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 नेशनल इन्फेंट्री तथा 3 एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करके विद्रोह कर दिया 10 मई 1857 को। मेरठ के इन विद्रोहियों ने अपने उच्चाधिकारियों की हत्या कर दी और वे दिल्ली की ओर रवाना हो गए और यहीं से शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह की। 11 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। और इसके बाद विद्रोह का किस तरह से प्रसार हुआ, कौन कौन नेता कहाँ कहाँ विद्रोह का झंडा फहराते हैं, इन सब की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।